हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर आज आपको एक नई ऊर्जा के साथ एक नए टॉपिक में प्रवेश करवाने जा रहा हूं और वो है कैलकुलस। जी हाँ बच्चों, कैलकुलस हम लोगों ने स्टार्ट तो किया, लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो 12th है वह 12th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, कंटिन्यूटी से। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी को जानने के लिए लिमिट को जान रहे थे बच्चों, लिमिट के बेसिक कंसेप्ट को जान रहे थे। कैसे किसे लिमिट कहते हैं, लिमिट कैसे प्राप्त किया जाता है, और जब हम वो जान गए तो अब हम कैलकुलस के कंटिन्यूटी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कंटिन्यूटी। जी हाँ, कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है आगे भी कई टॉपिक में काम आता है बच्चों। तो मैं बताना चाहूँगा कि कैलकुलस का ये टॉपिक जो कंटिन्यूटी है, यह किस बात से रिलेशन रखता है ये जानना है बच्चों। तो मैं कहना चाहता हूँ ये कंटिन्यूटी आप जैसा कि जानते होंगे फंक्शन। जी हाँ, फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हम लोगों ने देखा होगा कि फंक्शन एक रूल है, एक नियम है, और उसके बिना कोई भी मैथमेटिक्स का या कोई भी अदर काम नहीं हो सकता है। तो जी हाँ, फंक्शन के लिए ही कैलकुलस आया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कंटिन्यूटी का रिश्ता क्या है फंक्शन के साथ। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी एक नेचर है, एक प्रॉपर्टीज है किसका, फंक्शन का। जी हाँ, फंक्शन। तो मैं कहना चाहता हूं कि फंक्शन का किस तरह का प्रॉपर्टीज है। तो जी हाँ बच्चों, मोशन ऑफ द फंक्शन, मोशन ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। मोशन माने क्या होता है, गति, और किसकी गति, फंक्शन की। दैट मीन्स फंक्शन माने रूल, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोशन, आप जानते होंगे कि मोशन हर चीज में होता है बच्चों, हर वस्तु में होता है। आपने फिजिक्स में या मोशन वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा, और हम लोग जनरल भी मोशन का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। जैसे कहीं आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो तो क्या करते हो, मोशन करते हो, है ना, अर्थात गति करते हो, तभी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हो। उसी तरह आज मैं फंक्शन का मोशन जानने जा रहा हूं। जी हाँ, फंक्शन का जो मूव करता है फंक्शन, उसका हम जानने जा रहे हैं। तो उसका रिश्ता है कंटिन्यूटी से। जी हाँ, ये कोई अनजाना वर्ड नहीं है बच्चों, ये जाना पहचाना वर्ड है और आप बार बार इस्तेमाल करते हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कंटिन्यूटी है वो क्या है, वह फंक्शन का मोशन के बारे में बताता है बच्चों, किस तरह का मोशन है। आप बताओ कि अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो तो निश्चित तौर पर कभी कंटिन्यूअस चले जाते हो, कहीं रुके बिना आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाते हो। सपोज करो यहाँ ये ए पोजीशन है, यहाँ से आप स्टार्ट किए चलना, आपका पाथ बनना शुरू हो गया और आप दूसरे प्लेस पर पहुंच गए बच्चों। ये क्या है, ये हुआ बच्चों कंटिन्यूअस मोशन। कहीं आप रुकेंगे, है ना, स्टॉप नहीं हुए, कहीं हुए नहीं। जी हाँ, यह मोशन कहलाता है बच्चों कंटिन्यूअस मोशन, या क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस, बिल्कुल। और दूसरा होता है बच्चों कि आप ए पोजीशन से चले सपोज करो, और कहीं कोई मित्र मिल गया, है ना, रास्ते में मित्र मिल गया, बी पोजीशन तक पहुंचने में, इसी के बीच कहीं मित्र मिल गया। मित्र मिल गया तो आप स्टॉप हो गए, रुक गए, है ना, स्टॉप हो गए। जी हाँ, तो जैसे ही स्टॉप हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रास्ता को ब्रेक कर दिया, है ना, रास्ता को क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक होना ही कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, जैसे ही आपने रास्ते को फिर आप मूव किए। जी हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस जहां स्टॉप हुए हैं उससे पहले आप कंटिन्यूअस हैं,
स्टॉप के बाद जो है आपका पाथ क्या है, कंटिन्यूअस है, परंतु जहां स्टॉप हुए हैं वह क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। इसका मतलब ये क्या है, तो मोशन हुआ, ये हम लोग का मोशन हुआ। उसी तरह फंक्शन भी एक निश्चित पाथ बनाती है बच्चों, और जब निश्चित पाथ बनाती है तो उसमें दो प्रक्रिया होगी, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। इसी को आज जानना है इस टॉपिक में। यही दोनों हमारा क्या कहलाता है बच्चों, कंटिन्यूटी, अर्थात कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस दोनों मिक्स होके हमारा कंटिन्यूटी कहलाता है बच्चों, और इसको हिंदी में हम लोग सतत कहते हैं बच्चों। जी हाँ, यही है कंटिन्यूटी। पहले मैं इस वर्ड को समझाना चाहा कि कंटिन्यूटी क्या मतलब होता है, तो समझ गए आप, बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट, है ना, कि आप अगर अपने घर से अपने मान लीजिए कि दूसरे घर तक अगर आप बिना रुके मूव करते हो तो आपका जो पाथ हुआ वह पाथ क्या कहलाया, कंटिन्यूअस। और अगर आप अपने घर से दूसरे घर के बीच में कहीं आप स्टॉप हो गए, रुक गए, आप थोड़ा देर के लिए रुकिए या बहुत देर के लिए रुकिए, जी हाँ बच्चों, थोड़ा देर के लिए भी रुके तो भी वह डिसकंटिन्यूअस हुआ, अब बहुत देर के लिए भी रुक गए उसके बाद चलना स्टार्ट किए तब भी आप इस पोजीशन पर जाके क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये मतलब होता है कंटिन्यूटी का। जी हाँ बच्चों, तो मैं यही बात आपको समझाना चाहा कि जी हाँ, यहाँ हम लोगों को जी हाँ, तो पक्का आप समझ गए होंगे कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों प्रकार के मोशन हो सकते हैं और उसी मोशन को कहा जाता है कंटिन्यूटी, है ना। तो चलिए आज हम लोगों को पहली बार फंक्शन के मोशन के बारे में जानना है, तो हम लोग इसके बारे में जाने। तो बच्चों सबसे पहले अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जी हाँ, आपने देखा कि मोशन दो तरह का बन जाता है बच्चों, एक कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों, कंटिन्यूअस, है ना, और एक कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दोनों के बारे में समझ गए। कंटिन्यूअस उस वक्त जब आप या फंक्शन बिना रुके एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाए वह कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस क्या हुआ, अगर आपका फंक्शन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में कहीं स्टॉप हो जाए तो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस पोजीशन। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि फंक्शन का जो मोशन होता है वह दो नेचर का होता है, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो मैं कहना चाहता हूं कि फंक्शन का जो है वह ग्राफ से आपको पता चलेगा कि ग्राफ में अगर ये कह सकते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन, जी हाँ, ग्राफ ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, ग्राफ समझ रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ में कोई ब्रेक या गैप नहीं, नॉट गैप नहीं हो, दूसरा नॉट ब्रेक। अब देखिए गैप मतलब होता है होल, छोटा सा होल, है ना, ब्रेक मतलब होता है बिगर, बड़ा, है ना। ये दोनों में से कोई नहीं, गैप भी नहीं और ब्रेक भी ना, मतलब वही कहना है कि कहीं रुके नहीं, है ना, किसी प्रकार का, थोड़ी देर के लिए हो कि लंबा टाइम के लिए हो, रुकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब वह कंटिन्यूअस हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए मैप से देख लेते हैं, ग्राफ से देख लेते हैं। एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। मान लीजिए कि आपका फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन है, इसको हम लोग fx से डिनोट करते हैं। चलिए ये फंक्शन है, देख रहे हैं, ये देखिए
ये चला और फिर टर्न लिया, सपोज कीजिए ले लिया। अब ये बताइए इसमें यहां से मूव करना शुरू हुआ, इसका मतलब है कि यह हर पॉइंट पर वह अपना पाथ बना रहा है, हर पॉइंट पर देख रहे हैं ना। तो जहां टर्न ले रहा है वहां भी यह अपना पाथ बना रहा है। मान लीजिए वह पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, क्या पॉइंट है x इक्वल टू ए, है ना। क्या इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि गैप भी है या ब्रेक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहां गैप है ही नहीं, रुका नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस जगह क्या है, कंटिन्यूअस है बच्चों, इस जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो यह सिस्टम, और कहिएगा कि उस टर्निंग पॉइंट से पहले क्या डिसकंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं। अगर कहीं भी आप इस पाथ पर देख रहे हो तो हर जगह आपका क्या है, कंटिन्यूअस है बच्चों। जहां भी देखिएगा हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं कोई गैप नहीं है। समझ रहे हैं? यह आपका कंटिन्यूअस कहलाता है बच्चों, बिना रुके। जी हाँ, अर्थात मेरा फंक्शन बिना रुके मूव कर रहा है, इसलिए यह क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें अब ये जानना है कि कंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या चीज होना चाहिए जिससे कि हम देख सके कि यह कंटिन्यूअस है। पहला तो हम ग्राफ के पाथ को देखकर बता सकते हैं। दूसरी बात हम इससे भी बता सकते हैं बच्चों, अगर हम जिस पॉइंट पर देखना चाहते हैं, जैसे ए पॉइंट पर आप देखना चाहते हो, ठीक है, ए पॉइंट पर देखना चाहते हो, तो ए पॉइंट पर आपका ग्राफ चल रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब ए पॉइंट पर वैल्यू भी प्राप्त हो रहा है, डिफाइंड वैल्यू प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा होगा? डिफाइंड वैल्यू प्राप्त हो रहा होगा। जी हाँ, अर्थात एफ ए क्या प्राप्त होगा, एफ ए, ये क्या है, डिफाइंड वैल्यू है ना। तभी यह पाथ दे रहा है। अगर पाथ गैप हो जाए तब तो ये वैल्यू नहीं देता है ना। आगे हम लोग डिसकंटिन्यूअस में देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस पाथ पर कंटिन्यूअस है उस पाथ पर वैल्यू भी दे रहा है, और कौन वैल्यू दे रहा है, डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये समझिए कि इस पॉइंट पर लिमिट भी जानना चाहते हैं। चलिए, लिमिट के लिए क्या जानना होता है, तो आपको पता है, इसके लिए लेफ्ट साइड वैल्यू निकालना होता है, x लेस देन ए, और इसके लिए राइट साइड वैल्यू निकालना होता है, x ग्रेटर देन ए। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट, है ना, और ये क्या हुआ, राइट, है ना। तो ये बताइए कि लेफ्ट और राइट क्या काफी दूर है कि नजदीक ही है बच्चों? तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि यह नजदीक है, नियरेस्ट है ना। और नियरेस्ट जब होता है तो दोनों क्या कहता है, इक्वल। लिमिट के अनुसार क्या होता है, इक्वल होता है बच्चों। जी हाँ, इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट यहाँ इक्वल है। इसका तात्पर्य ये हुआ इसमें आपका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये जरा सोचिए, अगर लेफ्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल होगा तो मिडिल का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये देख रहे हैं एफ ए क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू जो कि डिफाइन हो रहा है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्यों बोले, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम इसको देख रहे हैं कंटिन्यूअस, उस पॉइंट पर आपका फंक्शन का वैल्यू प्राप्त हो रहा है ना। जी हाँ, लेकिन उसके लेफ्ट और उसके राइट हम लोगों ने लिमिट के तहत निकाला, और यह लिमिट के तहत हमको ग्राफ से ये पता चल रहा है कि अप्रोक्स। जी हाँ, लिमिट जब वर्ड आ जाता है बच्चों तो अप्रोक्स। तो यहाँ क्या हुआ, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट एंड राइट बराबर है, और साथ साथ लेफ्ट और अगर राइट बराबर होगा तो मिडिल में जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है वह भी इक्वल होगा एफ ए, एग्जैक्ट वैल्यू। तो जी हाँ बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट ये दोनों इक्वल हो रहा है, और यह दोनों किसके इक्वल हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू, तब यह कंटिन्यूअस होगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप ये सोचिए कि यहां हमारा जो है ना लेफ्ट ब्रेक हुआ है ना राइट ब्रेक हुआ है ना एग्जैक्ट पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, कहीं ब्रेक या गैप नहीं हुआ है,
इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ दिखा रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का जो मोशन है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, कंटिन्यूअस होने के लिए आपने क्या देखा, आपको लिमिट भी आना चाहिए और उस लिमिट का वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू के, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू के, तो वह कंटिन्यूअस हुआ। समझ गए होंगे? मैं तत्काल आपको समझाना चाहा और एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। तो आइए सिर्फ डिसकंटिन्यूअस के बारे में जानें। तो जस्ट अपोजिट, जी हाँ बच्चों समझ रहे होंगे कि डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस जहां स्टॉप हो जाए, रुक जाए, है ना। तो बच्चों ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ में गैप है, गैप किसको समझते हैं, होल, जी हाँ होल, छोटा सा होल, है ना। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए हम, आप ऐसा एग्जांपल समझिए, थोड़ी देर के लिए रुके, कुछ सेकंड के लिए रुके, है ना। जी हाँ, दूसरा ब्रेक हो जाए, ब्रेक मतलब बिगर, यहां बताया गया था। जी हाँ, बड़ा अगर रुकावट हो जाए, है ना, कुछ देर के लिए रुक जाए तो भी आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ, और छोटा सा भी गैप हुआ तो भी क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, है ना। इस जगह हम ये कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस में आपको अगर देखना है तो फंक्शन के पाथ में अगर कहीं कोई गैप हो जाए या ब्रेक हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए इसके लिए हमको दो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। एक ग्राफ गैप के लिए, चलिए यहां से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए फंक्शन मूव करना शुरू हुआ, फंक्शन का ये पाथ है, और देखिए यहां एक गैप हुआ बच्चों, ये देखिए फिर चलना शुरू किया, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब देखिए प्रश्न उठता है, ये गैप, ये जो छोटा सा गैप है, इसका क्या मतलब बताता है बच्चों। तो मैं कहना चाहता हूं यह एक पहले पॉइंट ले लिया जाए, x इक्वल टू ए, जहां किस पॉइंट पर फंक्शन का पाथ नहीं दिख रहा है, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का पाथ नहीं दिख रहा है, और वह पाथ कैसा दिख रहा है, गैप, है ना। जी हाँ, और यह गैप आने का मतलब होता है बच्चों कि इस जगह वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। किसका नहीं वैल्यू प्राप्त, जैसे यहाँ आपने एग्जैक्ट ए पर वैल्यू निकाला, एफ ए, जिसको कि एग्जैक्ट वैल्यू बोले, और यहाँ जो है x इक्वल टू ए पर पाथ ही नहीं है, इसका मतलब वैल्यू फंक्शन नहीं दे रहा है। नहीं देने का मतलब होता है अनडिफाइंड, जी हाँ अनडिफाइंड वैल्यू देना, है ना। तब प्रश्न उठता है गैप तभी होता है जब अनडिफाइंड वैल्यू हो, है ना। दूसरी बात, अगर उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकल रहा है, उसके लेफ्ट अगर निकालना चाहे तो क्या निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि उसके पहले तो पाथ है, उसके पहले क्या है, पाथ है ना, अर्थात x लेस देन a में पाथ है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है। उसके बाद अगर राइट निकालना चाहे तो जी हाँ वहां भी आपका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यहां भी पाथ है, तो जहां पाथ होगा वही वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बिल्कुल नजदीक है, ये हम नहीं कहते हैं कि इक्वल है। लिमिट जब वर्ड लगता है तो वहां अप्रोक्स की ही बात होती है बच्चों। मैं बार बार कहता हूं, जैसे 1.999 का लिमिट एंड 2.001 का लिमिट, दोनों का लिमिट क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह यहां लेफ्ट एंड राइट अप्रोक्स इक्वल है बच्चों। अप्रोक्स इक्वल होने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट क्या चीज नहीं हो पा रहा है, तो जी हाँ एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसका प्राप्त नहीं हो रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, जब वो डिफाइंड वैल्यू है तो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल कहां से होगा। इसका मतलब है इसमें ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करना है, किस पर, ए पर। ये एग्जिस्ट होने का मतलब है लेफ्ट एंड राइट। आपको लिमिट में मैंने समझाया था बच्चों, बट किसके इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, एफ ए, यहां एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां तो वैल्यू ही प्राप्त नहीं हो रहा है। और यह वैल्यू कैसा आ रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू। और जब कोई अनडिफाइंड वैल्यू होता है तो वह वैल्यू नहीं होता है बच्चों, वह मीनिंगलेस होता है।
इसका मतलब समझ गए हैं कि डिसकंटिन्यूअस में गैप अगर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए ये नहीं कि कंटिन्यूअस हो जाएगा, साथ साथ ये भी देखना होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। अगर आ रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है लेकिन लिमिट के इक्वल नहीं होता है, फिर भी वो क्या होता लाएगा, डिसकंटिन्यूअस का लाएगा। चलिए इससे भी जानिए, जब ब्रेक हो जाए लंबा सा बड़ा सा हो, जी हाँ ये देखिए, गौर कर रहे हैं, यहां देखिए ये मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा होल बनाया है ना। अगर बात करें तो इस जगह पाथ ही नहीं है, पाथ नहीं है इसका मतलब है यह वैल्यू तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, प्राप्त नहीं हो रहा है तब हम लिमिट देखना चाहें तो बताइए कि यहां तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट वैल्यू अप्रोक्सिमेबल है, मतलब हो गया कि वो एक 1.5 हो रहा है और ये 2.5 मान लो, तो क्या यह 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा? क्या यह 2 के इक्विवेलेंट होगा? बिल्कुल नहीं, है ना, ये नहीं होगा। तो यहाँ लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं हो रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, जी हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, और जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होने का मतलब है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसका मतलब है कि गैप से भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और ब्रेक से भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। हाँ तो बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कैलकुलस में फंक्शन के मोशन को जानना कि फंक्शन का जो पाथ है वह कैसे मूव करता है। तो आपने जाना दो तरह से मूव कर सकता है, एक कंटिन्यूअस और एक चला फिर रुक गया, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, तो वही चीज हम ग्राफ से समझाना चाहें आपको कि फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर ग्राफ नॉट गैप, कोई गैप नहीं मतलब होल नहीं, ना ही ब्रेक हो, तब यह कंटिन्यूअस होगा। और जिसमें आपने देखा कि लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और साथ साथ उस लिमिट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू के। मैंने समझाना चाहा बच्चों कि कैसे इक्वल होता है बच्चों। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट के साथ साथ एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और डिसकंटिन्यूअस में क्या देखा, गैप हो जाए है ना, या ब्रेक हो जाए तो वह डिसकंटिन्यूअस। यहाँ देखिए गैप हुआ, इसका मतलब है जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आपका वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन लेफ्ट निकल रहा है, राइट निकल रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं। तो इसका हम लोगों ने देख लिया बच्चों, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, साथ साथ इस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है लेफ्ट एंड राइट आपका इक्वल हो रहा था। चलिए इसमें समझ गए हम लोग। अब देखिए ब्रेक में क्या होता है कि लेफ्ट एंड राइट बहुत दूरी पर रहता है, इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो निश्चित आपका पाथ ब्रेक हो गया है, और ब्रेक जब हो गया है तब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर गया, तभी ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेफ्ट कुछ और राइट कुछ और, तो इसका तात्पर्य है कि यह पाथ ब्रेक हुआ है, और ब्रेक जब हो जाता है तब वह क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो एक बात मैं तीनों ग्राफ में, जी हाँ बच्चों, तीनों ग्राफ में आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। सबसे पहला, आपको किसी भी फंक्शन का जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पर आपको लिमिट देखना होगा। क्या देखना होगा, लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तब आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। और अगर लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हो गया तो क्या हुआ, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज है ना डिसकंटिन्यूअस होगा। अदरवाइज कहने का मतलब है कि पहला काम है लिमिट अगर एग्जिस्ट हुआ और एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं हुआ निकाला, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ तब तो कंफर्म है कि वो क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ।
तो तात्पर्य ये हुआ कंटिन्यूस के लिए लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और डिसकंटिन्यूस के लिए दोनों बात होती है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर सकता है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब नहीं करेगा तब तो कंफर्म हो जाएगा कि वो डिसकंटिन्यूस है, करेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा और एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा लिमिट, तो कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें और ग्राफ से हम आपको बताते हैं। आइए बच्चों, हम लोग कुछ अब फंक्शन से समझे कि कंटिन्यूटी कैसे होता है। आइए हम एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लें। एफ एक्स इक्वल टू जाना पहचाना है एग्जांपल मॉड एक्स, नाम सुने हैं आप लोग? जी हाँ सुने होंगे, ग्राफ भी देखा होगा। तो आज मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उस ग्राफ से देखना चाहूंगा कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, दैट मींस कंटिन्यूटी देखना चाहूंगा। आइए, आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन का 3 रूप होता है बच्चों। सबसे पहला रूप, जिस जगह मॉडुलस फंक्शन 0 हो जाए, तो x अगर 0 रखते हैं तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, मॉड x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका लेफ्ट अगर आते हैं अर्थात लेस देन 0 रखते हैं, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो मॉड x का मान -x होता है। आपको पता है ना, क्योंकि लकीर के आगे जो साइन है वह माइनस आ जाता है बच्चों। फिर अगर राइट जाती हो x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x का मान क्या हो जाता है बच्चों, +x, है ना। तो 3 फॉर्म में होता है बच्चों, है ना, 3 क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहला मॉड x इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड मॉड x का मान -x और राइट साइड मॉड x का मान +x। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ, जी हाँ बच्चों, यह ग्राफ आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन का, x डैश y डैश, है ना। चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले 0 खोजना चाहिए, ये है आपका 0, देख रहे हैं। उसके बाद अगर लेफ्ट आते हैं तो लेफ्ट में लेस देन 0 होता है और ये क्या है, -x, और जब -x को आपको हमने बताया था 135 डिग्री, जी हाँ यहाँ से 135 डिग्री ड्रॉ करते हुए एक लाइन खींचना है। ये हो गया आपका मॉड x इक्वल टू -x का ग्राफ। उसके बाद अगर राइट जाती हो x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x का मान +x है। +x होने का मतलब है 45 डिग्री, ये होगा 45 और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक 135, है ना। जहाँ मैंने आपको समझाया है, ये मॉड x इक्वल टू +x। हाँ, तो ये देख रहे हैं बच्चों, आपका ये ग्राफ V शेप का होता है मॉडुलस का हमेशा बच्चों। तो इस ग्राफ को देखिए जरा, गौर कीजिए, किसी भी पॉइंट पर जहां भी आपको देखना है। सबसे ज्यादा टेंशन होता है टर्निंग पॉइंट में, जहां टर्न लेना है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चला रहे हो, स्ट्रेट रोड में चला रहे हो तो कोई परेशानी नहीं, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और जहां आप टर्न लेते हो निश्चित तौर पर उस जगह आप अपने मैंने स्पीड पर भी कंट्रोल रखते हो, उसके बाद सिस्टम पर भी देखते हो कि भाई कैसे हम लोग टर्न ले रहे हैं, कैसे टर्न ले रहे हैं, सावधानी से टर्न लेते हो वरना एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी है, मॉडुलस फंक्शन कहाँ टर्न ले रहा है तो 0 पर, x इक्वल टू 0 पर टर्न ले रहा है। इसी पर विचार करते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले तो आप देख के बता दोगे, क्या यह ग्राफ मेरा जो पथ निकला फंक्शन मॉडुलस का, क्या यह गैप है? बिल्कुल नहीं। ब्रेक है? नहीं। दिख रहा है बच्चों? नहीं, गैप है ना ब्रेक है। इसका मतलब है इस पथ से निकला है कौन, मॉडुलस फंक्शन। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। अगर आप मैथमेटिकली भी देखेंगे इस पॉइंट पर तो निश्चित उसके लेफ्ट साइड उसके राइट साइड बिल्कुल पथ है, पाथ है, रास्ता है। इसका मतलब है मेरा फंक्शन का मान वेरी कर रहा है, ठीक है। और एग्जैक्ट 0 जहां की कोई गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है, इसका मतलब है वो पथ से गुजरा है। इसका मतलब वैल्यू निकलेगा एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको F0 कहते हैं बच्चों।
तो लेफ्ट एंड राइट यहाँ अप्रोक्स इक्वल है, तो निश्चित एग्जैक्ट पॉइंट भी इक्वल होगा। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस लिमिट का वैल्यू किसके बराबर हो रहा है? f0। जी हाँ बच्चों, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है जीरो, ठीक है, और साथ साथ उस लिमिट का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? इक्वल है f0 के। तो इसका मतलब हुआ मैथमेटिकली भी पता चल रहा है और ग्राफ से भी दिख रहा है कि वह कंटिन्यूअस है बच्चों। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि मेरा जो मॉडुलस फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ कोई गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। हम दोनों मेथड से देख लिए बच्चों, ग्राफ से भी देख लिए, अपने आई कांटेक्ट से भी देख सकते हैं और साथ साथ मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यह हुआ कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? पक्का समझ गए? जी हाँ बच्चों, यही कहलाता है कंटिन्यूअस बच्चों। अब हम देखना चाहेंगे एक और बात मैं ये इसमें कहना चाहता हूं। अगर आप कह रहे हो कि टर्निंग पॉइंट देखिए, क्या टर्निंग पॉइंट से पहले वाला भी पॉइंट देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं आप। लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं और राइट में किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं। अगर यहां देखना चाहें, मान लीजिए सपोज कीजिए ये x इक्वल टू a पर आप देखना चाहें, तो क्या यह पॉइंट पर कंटिन्यूअस है? अगर ग्राफ से आप देखना चाहोगे, किससे? ग्राफ से, तो बिल्कुल आपका पथ कंटिन्यूअस है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो एग्जैक्ट पॉइंट, उस पॉइंट पर कोई गैप नहीं है ना ब्रेक है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहते हो, मैथमेटिकली अगर लेफ्ट निकालो तो भी रिजल्ट पाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और राइट भी निकल जाएगा बच्चों, और लेफ्ट राइट अप्रॉक्स क्या होगा? इक्वल होगा, और एग्जैक्ट वैल्यू एफ ए, एग्जैक्ट क्या है? एफ ए, यह इक्वल होगा। तो लेफ्ट एंड राइट इक्वल, और लेफ्ट और राइट किसके इक्वल? एफ ए के इक्वल, है ना। इसका मतलब है लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। इसी तरह आप राइट भी देख सकते हो किसी भी पॉइंट पर, समझ रहे हो? तो तात्पर्य ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन अपने पथ पर हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कोई गैपिंग या ब्रेकिंग नहीं करता है, ठीक है। चलिए, ये कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। चलिए एक एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस का लेते हैं। ये देखिए, पहचानते हैं इसे? इसको कहते हैं बच्चों GIF। क्या कहते हैं? GIF नाम तो सुना ही होगा बच्चों, मैंने भी प्रीवियस क्लास में आपको समझाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यह हमेशा इंटीजर होता है। जैसे यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसी तरह यह भी क्या करता है? ऑलवेज इंटीजर देता है। हाँ, निगेटिव भी दे सकता है एंड पॉजिटिव भी, मैंने समझाया। प्रॉब्लम क्या है? बस इतना सा प्रॉब्लम है, इससे जो निकलेगा रिजल्ट, वह रिजल्ट लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए x। जी हाँ, अर्थात अंदर में जो नंबर है, जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर ही होना चाहिए। तब प्रश्न उठता है, अगर अंदर में इंटीजर है तब तो वही रह जाएगा, और अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, तो उस नंबर से जो लेस इंटीजर है वो आ जाता है बच्चों, है ना। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग बनाएं, और आप लोग भी बनाए होंगे। आपको याद भी होगा कि इसका ग्राफ जैसे आउटसाइड रोता है बच्चों, है ना। अगर एग्जांपल लें रोने का, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, है ना। चलिए देख लेते हैं। आइए, ये 0 लिया, 0 के बाद क्या लेते हो? 1, 1 के बाद क्या लेते हो? 2, 2 के बाद क्या लेते हो? 3, है ना। ये आपका क्या है? इंटीजर है। 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। अगर निगेटिव की साइड आओगे, -1 यह भी इंटीजर, -2 यह भी इंटीजर, और -3 यह भी इंटीजर। पक्का समझ रहे हो? चलिए अब y एक्सिस पर चले जाते हैं, है ना। यहाँ भी आप 1 इंटीजर लेते हो, 2 लेते हो एंड 3 लेते हो, सही है। निगेटिव की तरफ भी ले लो, -1 लेते हो, -2 लेते हो एंड -3 लेते हो, ठीक है। अब देखिए, मैंने लेफ्ट साइड ये है, x एक्सिस पर लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर लिया, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है। y एक्सिस पर अप पॉजिटिव इंटीजर, डाउन निगेटिव इंटीजर, सही है।
अब चलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए जीरो अगर डाला जाए तो हमने ग्राफ बताया है, ऐसे यहां भी समझ लें। अगर जीरो डालेंगे तो खुद जीरो क्या है, इंटीजर है, आपको मैंने बताया। इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसका मतलब है जीरो का जीरो ही होगा, ठीक है। अगर जीरो और वन के बीच कोई नंबर लिया जाए, सपोज कीजिए जीरो और वन के बीच नंबर लिया जाए। देखिए ये जीरो जो होता है एक्स एक्सिस का भी जीरो होता है और वाई एक्सिस का भी जीरो होता है। हमने जीरो डाला और जीरो ही रिजल्ट आया, इसका मतलब जो डाले वो एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, जो रिजल्ट आया वह किस पर लिया जाता है, वाई एक्सिस पर। सही है। अब ये बताइए 0.1 डाले तो 0.1 तो डेसिमल, 0.1 क्या है आपका डेसिमल, 0.1 जीरो आपने डाला तो जीरो होगा, लेकिन 0.1 आपका डेसिमल है, यह तो 0.1 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला इंटीजर मतलब पूर्णांक ही होगा। अब 0.1 के लेस कोई भी इंटीजर बताओ, है ना, लेस कोई भी इंटीजर बताओ। हाँ तो बच्चों, तो हमने कहा कि अगर 0.1 डालते हैं तो 0.1 एक डेसिमल नंबर है, वह बाहर तो आ नहीं सकता है, उस नंबर से छोटा। बताइए 0.1 से छोटा कौन सा इंटीजर होगा, तो निश्चित तौर पर 0.1 किसके बीच आता है, 0 और 1 के बीच में होता है। कहां से होता है, 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब इसका इंटीजर क्या होगा, 0, है ना। तो ये देखिए यही लेवल हो जाएगा, और 0.5, 0.7, 0.8, 0.9 तक। जी हाँ बच्चों, 0.9 का भी 0 होगा, इसीलिए ये लेवल होगा। वाई एक्सिस पर ये लेवल 0 है ना। फिर अगर 1 चल जाते हैं तो बताइए 1 का गेट इंटीजर क्या होगा, 1। तो यहाँ आपका गैप हो गया, यहाँ आपका 0 नहीं रहा, यहाँ चले जाइएगा 1, तो यहाँ है वाई एक्सिस में, ठीक है। चलिए फिर 1 से लेके 1.999 तक आपका क्या होगा बच्चों, 1 होगा। फिर 2 पर गैप हो जाएगा, इसलिए यहाँ गैप हो गया। इसी तरह बच्चों आपका ये आगे जो है गैप बनता है ना, आगे आपका गैप बनता है बच्चों। अब ये सोचिए, ठीक है, बना दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 पर छलांग मारा, फिर 2 पर छलांग मारा, फिर 3 पर छलांग मारा, 0 पर छलांग मारा, इधर देख रहे हैं -1 पर, -2 पर, समझ रहे हैं, जी हाँ। तो क्या गौर कर रहे हैं, छलांग कहाँ मार रहा है, छलांग बच्चों इंटीजर पर मार रहा है ना। कहाँ मार रहा है, मान लीजिए यहाँ देखना चाहते हैं 1 पर, 1 का लेफ्ट एंड 1 का राइट। 1 का अगर लेफ्ट देखें वो किस लेवल में है, 0। 1 का राइट देखें तो किस लेवल में, 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। 2 पर देखें तो 2 पर, 2 का लेफ्ट जो है 1 है बच्चों, 2 का राइट देखें तो क्या है, 2 है। क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जी हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लिमिट जो है x टेंस टू z, z माने क्या हो, इंटीजर। कोई भी इंटीजर अगर हो, 0 हो, 1 हो, इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो, 1 हो, 2 हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। क्या पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। ये डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट के साथ साथ उस एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट, क्या कर सकते हैं, ऑल इंटीजर। जेड दे दीजिए, सही है जी हाँ, ऑल इंटीजर, किसी भी इंटीजर पर वह डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है। अब कोई प्रश्न पूछे कि क्या इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर को छोड़कर देखिए तो मान लीजिए 1 और 1 को छोड़िए, 2 को छोड़िए, 1 और 2 के बीच में देखिए, क्या यह कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, इसका पाथ कहीं रुका नहीं है, इसके बीच में, या 2 और 3 के बीच में देखिए,
2 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़िए, 2 और 3 के बीच में लिखिए। जी हाँ, इसका मतलब है ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर डिपेंड करता है, वह उस पॉइंट पर क्या हो रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और क्या उस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है, तब तो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता। समझ गए होंगे? जी हाँ, मैं प्रयास किया आप लोगों को ग्राफ के द्वारा समझाने का, तो जी हाँ, इसी को हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं। और कंटिन्यूटी में आपने देखा 2 ही पार्ट, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोग ग्राफ से जान रहे थे, आइए हम कुछ आपको मैथमेटिकल फंक्शन देके दिखाते हैं। fx इक्वल टू सपोज कीजिए x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एट x इक्वल टू 2। हाँ तो बच्चों देखा आपने, ये फंक्शन है और इसके बगल में मैंने क्या लिखा, एक पॉइंट दिया x इक्वल टू 2। सही है, चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर आपको देखना है कि यह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ना। ऐसे हम कुछ मामूली सा टेस्ट करके बता सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ 2 रखिए, 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो, 4 प्लस 1, इसका मतलब 5। ठीक है, साथ साथ ये भी जानिए कि इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल चीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह कंटिन्यूअस होगा क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, है ना। तो ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस है। मैं चेक नहीं कर रहा बच्चों, है ना, सिर्फ कुछ बातों को समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ 1/x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए यहाँ बच्चों ये देखिए, गौर कीजिएगा, अगर इसमें 1 रखा जाए, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है 1 रखा जाए, देखिए तो क्या होता है, 1 माइनस 1, 1/0 दैट मींस इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब अनडिफाइंड, है ना। तो ये देखिए, ये जो है मात्र सिर्फ एक चीज से हम बता सकते हैं कि यह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। मैं चेक नहीं कर रहा, ऐसे सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखकर हम बता देंगे कि मैंने किस पॉइंट पर इसको चेक करें जिससे कि यह कंटिन्यूअस हो जाए या डिसकंटिन्यूअस हो जाए। समझ रहे? तो जी हाँ, कुछ ऐसा चीज जो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू रखने पर वह अनडिफाइंड हो रहा है तो निश्चित वह डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, निश्चित डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये बातें आपको समझनी होगी। जैसे कि मैं फिर एक एग्जांपल दूं, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बार x प्लस 1 इंटू x, 2 ले लीजिए, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ठीक है, अब ये बताइए कि यह डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो मैक्सिमम देख ही सकते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किस पॉइंट पर हो सकता है। तो जी हाँ बच्चों, जो इसको अनडिफाइंड करे, और अनडिफाइंड कौन करता है, नीचे वाला अगर 0 हो जाए तो अनडिफाइंड करता है। जैसे मैं निकाल सकता हूँ पॉइंट x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। जी हाँ, ऐसा 2 पॉइंट है जिस पर कि यह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कौन सा, -2 एंड -4, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जी हाँ, कुछ फंक्शन को आप मैंने कह सकते हैं कि देखकर बता सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है या नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये चेक करने का मेथड है बच्चों, चेक नहीं कर सकते हैं इस तरह से। चेक करने के लिए प्रोसेस पे जाना होगा, जो मैंने ग्राफ में बताया कि लिमिट देखना होगा, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए उस लिमिट का वैल्यू, तभी कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे कि मान लो लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं हो तो डिसकंटिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो डिसकंटिन्यूअस। यहाँ देखिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू से पता लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा हूँ और अनडिफाइंड आ रहा है तो निश्चित तौर पर वह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये छोटी मोटी मामूली टेस्ट है, इसके द्वारा भी हम
पता लगा सकते हैं बच्चों। तो आज मैंने सिर्फ ये कोशिश की आप लोगों को कि कंटिन्यूटी को किस तरह समझा जा सकता है बच्चों। जी हाँ बच्चों, यही मैं आज कैलकुलस का पहला पार्ट समझाना चाह रहा था, अर्थात आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जांच के बारे में जानेंगे कि किस तरह से जांच किया जाता है किसी भी तरह के फंक्शन को, है ना। तो चलिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ वीडियो जो है हम लोगों का मैंने क्लियर नहीं हो पाता है, वह थोड़ा त्रुटि के कारण ऐसा होता है बच्चों। घबराए नहीं, नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्पष्ट दिखाई पड़े, क्लियर दिखाई पड़े, परेशान होने की बात नहीं है। मेरे पास मैसेज आने के बाद मैं उसे देखता हूँ कि किस तरह से मैं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ें मन से, है ना।